नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 23 अक्टूबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज, इंडिया डजंट रूल आउट नेट जीरो कमिटमेंट। ये न्यूज के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज ऑन कॉन्फ्रेंस होने वाला है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है वो 26 एडिशन है, इसलिए हम इसे COP26 भी बोलते हैं। ठीक है। अब इस बार COP26 को होस्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। इतना क्लियर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाएंगे, ये मैंने आपको कल बताया था। अब देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने से पहले कई सारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस इंडिया में आए थे। इंडिया में भी नहीं, कई सारे कंट्रीज में आए थे जिनका CO2 एमिशंस वगैरह ज्यादा है। और उन्होंने ये बोला था इंडिया को, एक तो आपको CO2 एमिशंस कम करना है और आपकी जो टारगेट है वो नेट जीरो होनी चाहिए। नेट जीरो टारगेट मतलब क्या है? बेसिकली जितना CO2 आप एमिट करते हो उतना आपको अब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी डेवलप हो रहा है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 86% आता है कोल से। अब कोल इज ए फोसिल फ्यूल, और हमारी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी इस तरह की फोसिल फ्यूल एमिशन की ज़रूरत है। वो तो सच है, ट्रूथ है, क्योंकि फोसिल फ्यूल तो हमें एमिट करना ही पड़ेगा। हमारी गाड़ियां जो है वो आजकल मैक्सिमम पेट्रोल डीजल इंजन में चलता है। हाँ, ये बात अलग है, हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स में या फिर ये जो फ्लेक्स इंजन वगैरह आया था जिसमें हम मेथनॉल वगैरह मिक्स करेंगे, ठीक है, बायोफ्यूल यूज करेंगे, वो सब हम कर रहे हैं। फिर भी नियर फ्यूचर में ये नेट जीरो टारगेट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला था, क्योंकि अभी हम डेवलप हो रहे हैं। अगर देखिए, एक काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर प्रोजेक्ट करके थिंक टैंक है, इन्होंने रिसर्च करके ये बोला था इंडिया को अगर नेट जीरो टारगेट अचीव करना है एटलीस्ट बाई 2070, देखिए 2070 से पहले से तो हो ही नहीं सकता। अगर 2070 तक भी अगर इंडिया को नेट जीरो टारगेट अचीव करना है तो इंडिया को 2040 तक मैक्सिमम पावर जनरेट करना पड़ेगा फोसिल फ्यूल से। मतलब जितने भी डेवलपमेंट करना है आपको फोसिल फ्यूल जला के ही करना पड़ेगा। 2040 तक आप पूरा करो, इसके बाद आप 2040 से 2060 तक 99% का ड्रॉप ला सकते हो। मतलब फोसिल फ्यूल का जो उपयोग है वो कम कर सकते हो। एंड जो कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल है उसको आपको 2025 तक एकदम टॉप में रखना पड़ेगा। इसके बाद सब्सटैंशियली आपको इसे कम करना पड़ेगा बाय 90% बिटवीन 2050 एंड 2070। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 2070 से पहले ये मुमकिन नहीं लग रहा है, ये जो नेट जीरो टारगेट वाली चीज़ है। पर जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस क्या बोलते हैं कि आप नेट जीरो टारगेट लेके आओ, देखिए वो पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। आपको मैंने कल भी बताया था, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से, उसकी मेजर पार्ट जाता किसके किसके ऊपर है? डेवलप कंट्रीज की वजह से आज जो क्लाइमेट चेंज हुआ ना, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये डेवलप कंट्रीज की वजह से हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं। क्योंकि डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी इतने सारे डेवलपमेंट किया, इतने सारे फोसिल फ्यूल को जलाया या फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट किया, उसकी वजह से अभी जितने डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी भी डेवलप हो रहा है उनको उसकी प्राइस चुकाना पड़ रहा है। तो अब आप बोल रहे हो कि हमें नेट जीरो टारगेट लाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर इंडिया ने और एक बात बोला है इधर, इंडिया हैज इन एंटायरली रूल्ड आउट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीइंग टू ए नेट जीरो। देखिए, इंडिया पहले बोला था नियर फ्यूचर में नेट जीरो टारगेट पॉसिबल नहीं है, फिर भी एंटायरली इंडिया ने ये रूल आउट नहीं किया। इंडिया ने ये बोला कि अगर जो डेवलप नेशंस है, डेवलप कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के मुताबिक जो कमिटमेंट्स किए थे उसको सही तरह इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल 100 बिलियन का फंडिंग देना था। किसके लिए? एक तो नए नए ग्रीन प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए। बेसिकली CO2 एमिशंस अगर डेवलपिंग कंट्रीज को कम करना है, उन्हें पैसे की जरूरत है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज CO2 एमिशंस को कम करेंगे, फोसिल फ्यूल को कम जलाएंगे, तो उन्हें लॉस भी होगा। तो वो लॉस सब कॉम्पेंसेट करेगा डेवलप कंट्रीज जो ऑलरेडी CO2 एमिशंस करके पैसे कमा के बैठे हैं। समझे आप देखिए, इंडिया ने क्लियरली बोला, डेवलप कंट्रीज ने जो ऑलरेडी कमिटमेंट कर रखा है कि आप 100 बिलियन प्रोवाइड करोगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एंड आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, तो ये सब आप ठीक से करोगे तो नेट जीरो टारगेट हो भी सकता है। पर आपने जो कमिटमेंट किया था वो सही तरह करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, ऑल कंट्रीज डूइंग दिस बाय 2050 साइंटिस्ट से वुड मीन ए चांस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एवरेज टेम्परेचर राइज। आपको यह भी पता है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर है उन्हें 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने यह बोला है, सारे कंट्रीज अगर नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे तो हम आराम से ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमारी टारगेट है उसको हासिल कर सकता है।
प्रोवाइडेड एमिशंस फॉल टू अराउंड 45% ऑफ 2010 लेवल्स बाय 2030। मतलब अभी जो एमिशंस हो रहा है वो 45% कम होगा 2030 तक अगर नेट जीरो टारगेट लेके आएंगे, ये बात किया जा रहा है। This, however, means deep and significant cuts to fossil fuel use that could affect the development trajectory of India and other developing countries। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज अगर इस तरह CO2 इमिशंस को कम करेंगी, उनकी पूरी डेवलपमेंट ट्रजेक्टरी या फिर जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो पूरा बंद हो जाएगा, वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो देखिए और क्या बताया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लासगो जाएंगे फॉर द लीडर्स समिट ऑन फर्स्ट 2 days दैट एटलीस्ट 120 हेड्स ऑफ स्टेट हु आर कन्फर्म पार्टिसिपेशन। तो देखिए दोस्तों एक इंटरनेशनल मीट है, इसमें 120 से ज़्यादा हेड ऑफ द स्टेट आएंगे अटेंड करने के लिए। तो इंडिया इस बार की जो कॉन्फ्रेंस होगा इसमें नेट जीरो टारगेट के बारे में इतना कुछ बताने वाले नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं पॉसिबल है। पर इंडिया एक अपडेटेड सेट ऑफ नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेश कर सकता है। मतलब देखिए हर साल एक नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है जिसमें क्लाइमेट गोल्स रहता है, हम ये सब करेंगे, हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी से पावर क्रिएट करेंगे, हम मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ये जो CO2 एमिशंस को कम करने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारे गोल्स रहते हैं। तो हो सकता है हमारी जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाएंगे, थोड़ा बहुत एडवांस करेंगे हम, कि उनको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा ना हम क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए दोस्तों इंडिया ने यह भी बोला था अगर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की जो प्रोविजंस है वो ठीक तरह कोई इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो इंडिया है। मैंने आपको कल बताया था ना कि इंडिया ने जो 450 गीगावाट की जो टारगेट है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की हमारी जो कैपेसिटी है उसका हमारी टारगेट है 450 गीगावाट 2030 तक। ऑलरेडी हमने करीब 150 तक पहुंच गया है। तो इंडिया एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इधर एक कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया है। देखिए ये सब मैंने रेमेसिंग इंडियन इकोनॉमी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। क्या बोलता है, इंडिया कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डेवलपमेंट दैट इज नाउ प्राइमरली रिलायंट ऑन कोल। देखिए इंडिया प्राइमरली कोल के ऊपर रिलायंट है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैंने आपको बताया था ना 86% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन इंडिया में कोल से होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेसिकली, देखिए अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है ग्लोबली तो सारे कंट्रीज को एक साथ काम करना पड़ेगा, पर डेवलप कंट्रीज को जितना काम करना है उतना डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं करना है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो डेवलप कंट्रीज की वजह से है। तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर वो डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा और डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा। ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ये आप लोगों की वजह से, डेवलप कंट्रीज की वजह से, इसलिए आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये बात किया जा रहा है। और क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ये मैंने आपको कल भी बताया था और एक बार बता देता हूं। इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का, ठीक है। तो NDC 2050 में इंडिया अनाउंस किया था, इसमें इंडिया ने कमिट किया था कि हमारी जो नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेस है, मतलब जो पावर जनरेट करने का, वो हम 40% करेंगे। बेसिकली ओनली 60% एनर्जी हम फोसिल फ्यूल से करेंगे, ये बोला था। एंड हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP है तो उसको 33 to 35% हम कम करेंगे, ठीक है। और कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन टन का। कार्बन सिंक मतलब कार्बन अब्जॉर्ब करने का, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो कार्बन है उसे अब्जॉर्ब करने का कुछ तरीका हम लेके आएंगे और हम 2.5 से 3 बिलियन टन तक का CO2 या कार्बन हम अब्जॉर्ब करेंगे। ये सब हमारी NDC का कमिटमेंट था, इतना हम करेंगे करके। इंडिया का एवरेज पर कैपिटा एमिशन देखिए 1.96 टन पर पर्सन पर एनम है, पर यूरोपियन यूनियन का 8.4 है, US का 18 है। तो देखिए पर कैपिटा एमिशंस अगर आप देखोगे ना दोस्तों, बेसिकली जो जितना इंडिया CO2 एमिट कर रहा है वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम है। US का देखिए 18 है, यूरोपियन यूनियन का 8.4 है, इंडिया का केवल 1.96 है। पर अब ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया का CO2 दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट है। और एक बात किया जा रहा है, नेट जीरो डिडंट इंप्लाई दैट ऑल कंट्रीज वुड हैव टू गो डाउन टू जीरो बट दैट सम कुड टेक मच डीपर कट्स। देखिए नेट जीरो जो टारगेट, इसका मतलब ये नहीं है जितनी भी कंट्रीज है सबको नेट जीरो अचीव करना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कंट्रीज थोड़ा ज्यादा ही कट डाउन करेंगे CO2 एमिशन तब भी ये पॉसिबल है जो नेट जीरो टारगेट वाली गोल है, ठीक है। तो इतना ही है, आई होप आपको समझ में आ गया। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में क्लाइमेट चेंज में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है OTT प्लेटफॉर्म्स टू पार्टिसिपेट इन IFFI। IFFI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये इंडिया का इकलौता फिल्म फेस्टिवल है। इस बार जो होगा वो 52nd एडिशन होगा
एंड गोवा में होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरे वर्ल्ड से कुछ मूवी सेलेक्ट किया जाते हैं, उन्हें स्क्रीन किया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिया जाता है, पर नॉर्मली जो थिएटर रिलीज मूवीज हैं वही स्क्रीन होते थे। पर इस बार आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो फर्दर लॉकडाउन हुआ, इसमें सारे थिएटर्स बंद हो गए थे, तो मैक्सिमम मूवीज जो है OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज किए थे। OTT मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5, वूड, सोनी लिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स में मूवी रिलीज हुए हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ये पहली बार हो रहा है। एंड इस बार जो अवार्ड्स देगा वो किस किस को है, देखिए एक कोवेटेड अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फेस्टिवल। सत्यजीत रे साहब के बारे में आपको मालूम ही होगा, ऑस्कार विनर है, वेस्ट बंगाल के हैं। इनके पाथेर पांचाली बहुत फेमस मूवी है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन किन को देगा? एक अमेरिकन फिल्म मेकर है मार्टिन स्कॉर्सेज़े, सेकंड है हंगेरियन डायरेक्टर इस्त्वान ज़ाबो। इन दोनों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स विल बी पार्टिसिपेटिंग एट द AFFI। इस तरह की क्वेश्चंस बन सकता है, इवन UPSC में भी बन सकता है स्टेटमेंट टाइप का, कि देखिए 2021 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बेसिकली 52nd IFFI जो है, दिस इज द फर्स्ट टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, एंड OTT इज ऑल्सो इमेजिंग एज वन ऑफ द लीडिंग जॉब क्रिएटर्स। देखिए आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे मूवीज, वेब सीरीज वगैरह आ रहे हैं, एंड इसकी जो डिमांड भी ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द लीडिंग जॉब क्रिएटर्स। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स में। तो दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग जॉब क्रिएटर्स इन इंडिया। एंड देखिए पहला मूवी कौन सा होगा जो स्क्रीन होगा AFFI में, वो है एक स्पेनिश फिल्म, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। द फेस्टिवल विल ऑल्सो पे स्पेशल ट्रिब्यूट टू शॉन कॉनरी, द फर्स्ट एक्टर टू पोर्ट्रे फिक्शनल ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड। देखिए शॉन कॉनरी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा बेसिकली इस फेस्टिवल के दौरान। शॉन कॉनरी पहला एक्टर था जो ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड का रोल किया था। आपको पता ही है ना, जेम्स बॉन्ड का जो रोल है उसको कई सारे एक्टर्स ने 1962 से लेके 2021 तक पोर्ट्रे किया है। सबसे पहला शॉन कॉनरी ने किया था, फिर डेविड निवन, जॉर्ज लाज़नबी, रॉजर मूर, डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन, अब जाके डैनियल क्रेग कर रहा है। रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज़ हुआ ना जेम्स बॉन्ड वाला, शायद वो नो टाइम टू डाई है। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नो टाइम टू डाई है या और कोई नाम है मूवी का। तो इसके साथ साथ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी होगा IFFI के साथ साथ। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स का भी एक फिल्म फेस्टिवल होता है, ये भी इसके साथ साथ होगा, ये बताया जा रहा है। टोटल 30 फिल्म्स शॉर्टलिस्ट किया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन करने के लिए। एक फेस्टिवल कैलेडोस्कोप एंड वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन, मतलब दो सेक्शन है इसमें। एक होता है फेस्टिवल कैलेडोस्कोप, दूसरा है वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन। इन दोनों में मिलकर 30 फिल्म्स स्क्रीन होगा। द जूरी फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सेक्शन इज हेडेड बाई ईरानियन फिल्म मेकर रैक्शन बनिएटमार। ठीक है, तो जो जूरी है, एक कॉम्पिटिशन सेक्शन में अवार्ड वगैरह देना है ना, तो उसको हेड करेगा एक ईरानियन फिल्म मेकर रैक्शन बनिएटमार। And for the first time ever, 75 young aspiring filmmakers will receive master classes from industry experts. तो basically young aspiring filmmakers के लिए भी कुछ master classes भी होगा इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। International Film Festival of India is celebrating the 52nd edition in a hybrid format. Over the last 50 years, festival has grown to become one of the oldest and most prestigious film festival in Asia. तो एशिया का सबसे oldest and सबसे prestigious film festival है हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा मैंने बता दिया, पर्ल ऑफ द ओरियन गोवा में होगा। एंड इट इज़ द ओनली ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल अगर है तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसको एक ए ग्रेड फिल्म फेस्टिवल का एक्रेडिटेशन मिला था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी कुछ डिटेल्स लिखा है दोस्तों, पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 आर्ट एंड कल्चर में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है बंगाल कांड पर CBI सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा वेस्ट बंगाल में जो लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था उसके रिजल्ट आने के बाद काफ़ी पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे। तो ये पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने
ये पूरे इन्वेस्टिगेशन चार्ज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया था। पर ये तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यूज कर रहा है तृणमूल कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट, बेसिकली कैंपेनिंग चला रहा है, हमें परेशान करने के लिए सेंटर सीबीआई को यूज कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जब से कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक केस सीबीआई को हैंडओवर किया ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक सूट फाइल किया अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए आर्टिकल 131 क्या है, बेसिकली सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। ये जुरिस्डिक्शन देता है आर्टिकल 131। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इस चीज के ऊपर, ये करके सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाएगा, जो हमारी अटॉर्नी जनरल है या फिर सॉलिसिटर जनरल है, उनको बुलाया और बोला एक एफिडेविट सबमिट करो, आपको क्या कहना है। तो बेसिकली एफिडेविट मांगते हैं, मतलब एक पेपर में लिख के देना है हमारा स्टेटमेंट ये है। तो अब ये न्यूज में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि ममता बनर्जीज गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सीबीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड द स्टेट। देखिए वैसे ये बात तो सही है, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न लेना पड़ता है, पर ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। देखिए अब आपके स्टेट में इतना बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपका ही हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन्होंने ही सीबीआई को बुलाया है। अब आप आर्टिकल 131 लेके आ रहे हो, सेंटर कुछ कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट में बोला है, ठीक है। और क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट, इट इज क्वेश्चन व्हाई वेस्ट बंगाल हैड मेड द यूनियन ऑफ इंडिया द सोल पार्टी इन सूट। देखिए जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सूट फाइल किया ना दोस्तों, इसमें सोल पार्टी बनाया यूनियन ऑफ इंडिया को, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ किया ही नहीं था। ये यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है, मेरा कहना नहीं है दोस्तों। इस तरह कमेंट मत लिखिएगा कि मैं राइट विंग कुछ बात कर रहा हूं करके, इस तरह कमेंट्स मुझे आता है 2-3 दिन से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपने केस फाइल क्यों किया, कि यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, यूनियन ऑफ इंडिया हैज नॉट रजिस्टर्ड एनी केस इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉर हैज इट बीन इन्वेस्टिगेटिंग एनी केस। तो हमारे ऊपर केस क्यों फाइल किया भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सेंटर सेड वेस्ट बंगाल हैज स्ट्रेंजली नॉट मेड सीबीआई एज ए पार्ट ऑफ सूट, suits under article 131 are filled exclusive in the supreme court with regard to dispute between states or between center and states। ठीक है, स्टेट्स के बीच में जब डिस्प्यूट्स होता है या सेंटर और स्टेट्स के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, ये आर्टिकल 131 में लिखा है। तो इतना आपको क्लियर है, पूरा न्यूज क्या समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के अंदर मतलब सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स एंड स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है इंटरवीन करने का। तो रिसेंटली एक एग्जांपल बोलूंगा मैं, केरला गवर्नमेंट मूव्ड द अपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। बेसिकली दोस्तों ये जो आर्टिकल 131 है ना, वो वही स्टेट्स फाइल करते हैं जो अपोजिशन में है। तो ऑब्वियस ही बात है केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो जो स्टेट्स हैं उनके पास एक क्या बोलता है, एक पावरफुल टूल है आर्टिकल 131। ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा, ये सेंटर हमको परेशान कर रहा है करके, है कि नहीं। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 131 इधर लिखा है, फेडरलिज्म, लीगल राइट्स ऑफ स्टेट, फिर क्या है, वेज टू रिमूव स्टेट्स डिसैटिस्फैक्शन, चेक ऑन सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। फेडरलिज्म मतलब पता है ना दोस्तों, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसे मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 131 की जरूरत है। अगर सेंटर कुछ इस तरह का काम करेगा, मतलब पूरा पावर्स जो है अपने पास लेके बैठेगा, इस तरह की प्रॉब्लम भी तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लीगल राइट्स ऑफ द स्टेट मेंटेन करने के लिए कि whenever a state feels that its legal rights are under threat or have been violated, मतलब स्टेट्स को अगर ये फील हो रहा कि उनकी जो पूरी लीगल राइट्स है उसको पूरा घेर के बैठा हुआ है सेंटर, तब आर्टिकल 131 का यूज कर सकता है। फिर स्टेट्स को अगर डिससैटिस्फैक्शन है कुछ भी केस में, तब 131 का यूसेज है। फिर सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी कभी कभी होता है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, तो इस तरह की सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को रोकने के लिए किया जा सकता है। एंड फाइनली दैन इंपॉर्टेंट वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 131 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बाय रिजॉल्विंग वेरियस डिस्प्यूट्स अमंग वेरियस फेडरल यूनिट्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी, that is center and state and between the two states, article 131 allows them to cooperate and work on important matters। basically cooperative federalism होना चाहिए देश में, मतलब सारे states को आपस में cooperation रखना है, states and center को
आपस में कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना है, सबको एक साथ खुशी खुशी आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं आपस में प्रॉब्लम करता रहेगा। वो तो दोस्तों होगा ही, डेमोक्रेसी है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इतने सारे इलेक्शंस होते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो आई होप आपको पूरा केस समझ में आ गया। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन, ये सब में आपको एक न्यूज़ काम आएगा। एंड अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप ये न्यूज़ को यूज कर सकते हो। अगला न्यूज़ है कस्टम साइट्स ग्रेव ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये न्यूज़ समझने से पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, गोल्ड स्मगलिंग इन केरला। हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आप सर्च कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 1 साल पहले केरला में जो गोल्ड स्मगलिंग वाला कंट्रोवर्शियल केस हुआ था, इसके बारे में डिटेलली बताया है। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए इन चारों को देखिए, PS सरित, स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर, KT रमेश। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, बस ये स्मगलर्स है। पर इनके कनेक्शन था केरला के बड़े बड़े स्टेट मिनिस्टर्स के साथ, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ। इन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक चैनल यूज किया गोल्ड स्मगलिंग के लिए। बेसिकली गल्फ कंट्रीज में से केरला में जब कोई ऑफिशियल विजिट वगैरह होता है, इसमें काफी सारे डिप्लोमेटिक बैग्स वगैरह होता है ना दोस्तों, उन बैग्स में ये लोग गोल्ड भर के स्मगल करते थे। कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के कोई डिप्लोमेटिक बैग्स वगैरह आता है, उसका ज्यादा फ्रिस्किंग वगैरह नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, पैसे तो था इनके पास, बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल्स को, मिनिस्टर्स को, पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करके, पैसे देके इन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल यूज किया गोल्ड स्मगलिंग के लिए। कस्टम्स ने अभी तक करीब 30.44 किलो सीज किया है। एक्यूजिशन कितना है, 167.07 किलो का है। सोचिए दोस्तों, इतना गोल्ड जो है इन्होंने स्मगल किया। और खास बात यह है, इसमें एक M शिवशंकर करके एक आदमी भी इन्वॉल्व है। ये 29th अक्यूज्ड है। ये M शिवशंकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला थे। तो अब सोचिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था। एलिगेशन चल रहा है चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी, पर वो चल रहा है, वो अलग बात है। अब देखिए, तो कोचिन कस्टम्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्होंने अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन दिया है एंड फाइल किया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोर्ट एर्नाकुलम के सामने। इन्होंने ये बोला ग्रेव ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हुआ है। ग्रेव ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है, ये हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए दोस्तों, यूएई कॉन्सुलेट जो तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है, उधर केरला के स्टेट मिनिस्टर, सीनियर ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस वगैरह कई बार विजिट किया है। इवन कौंसल जनरल जमाल हुसैन अलजवी के घर पे भी ये लोग विजिट किया है, बाईपासिंग द स्टेट प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट। देखिए दोस्तों, इस तरह की ऑफिसेज में जिसका इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इस तरह के ऑफिसेज में जब आप विजिट करते हो, आपको कई सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना पड़ता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लेड ऑन किया है। ये जो स्मगलिंग केस के दौरान जितने भी सिचुएशंस हुआ था, बेसिकली ये गोल्ड स्मगलिंग जब भी चल रहा था, तब केरला के कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स, स्टेट मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह ये यूएई कॉन्सुलेट विजिट किए थे। और ये ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ला है कौन, कोचिन कस्टम्स ने, ठीक है। द एजेंसी हैज नेम PS सरित एंड स्वप्ना सुरेश द फर्स्ट एंड सेकंड अक्यूज्ड, M शिवशंकर द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर एज द 29th अक्यूज्ड। तो बेसिकली आप पूरी कहानी समझ गए ना। तो आप जाके कस्टम्स ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोर्ट एर्नाकुलम के सामने अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें इन्होंने ये बोला ग्रेव ब्रीच टू द नेशनल सिक्योरिटी हुआ है, तो प्रॉपर पनिशमेंट दे देना चाहिए। एंड इस तरह की चीजें और नहीं होने के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए, बेसिकली इंटरनली हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीचिंग हो रहा है, लोग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ये जो कॉन्सुलेट मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, कॉन्सुलेट मतलब अगर आपके कंट्री का एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन या डायस्पोरा दूसरे कोई कंट्री में, तो उनके वेलफेयर देखने के लिए हमारे कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्सुल जनरल। वो कॉन्सुलेट्स में रहते हैं। ये आप एम्बेसी के साथ रिलेट मत कीजिएगा। एम्बेसी मतलब कहाँ होता है, वो कैपिटल सिटी में होता है। कोई भी कंट्री का कैपिटल सिटी में एम्बेसीज रहता है, या फिर हाई कमिश्नर्स ऑफिस रहता है, ठीक है। तो कॉन्सुलेट मतलब यूएई का कॉन्सुलेट तिरुवनंतपुरम में है, क्योंकि यूएई एंड केरला का रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि केरला से कई लोग जो है, कंसिडरेबल पॉपुलेशन यूएई में ऑलरेडी काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए यूएई का एक कॉन्सुलेट त्रिवांड्रम में ऑलरेडी है। एंड उधर की जो कॉन्सुल जनरल है जमाल हुसैन अलजबी, इनके घर ये लोगों ने विजिट किया करके कस्टम्स ने बोला है, ठीक है। तो जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस पेपर 3 में पैरेलल इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट में ये न्यूज़ आपको काम आएगा।
अगला न्यूज है रॉकेट सिस्टम्स ब्रह्मोस आर्ट ऑफेंसिव पंच अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से टेंशन चल रहा है। चाइना काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह किया था। चाइना ने काफी सारे मिसाइल्स, उनके कंटीजेंट्स वगैरह ऑलरेडी डिप्लॉय किया है एलएसी के आसपास। तो इंडिया भी अपना जो एलएसी स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसको और मजबूत किया है। इंडिया ने रीजनली पिनाका, स्मर्च लॉन्ग रेंज एंड ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूइज मिसाइल्स डिप्लॉय किया है एलएसी रीजन में। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको पता ही होगा, इंडिया एंड रशिया जॉइंटली कोलैबोरेट करके बनाया था। ब्रा इज फॉर ब्रह्मपुत्र आवर रिवर एंड मोस इज फॉर मॉस्को रिवर इन रशिया, ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस है। इसकी पूरी रेंज है 290 किलोमीटर का। स्मर्च जो है ये हमने रशिया से ही प्रोक्योर किया था। ये लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है आर्मी के पास जो है। इसकी मैक्सिमम रेंज है 90 किलोमीटर। ये जो स्मर्च वाला लॉन्ग रेंज क्रूइज मिसाइल है ना दोस्तों, इसमें एक 4 लॉन्चर्स है। बेसिकली जब ये फायर किया जाएगा 48 रॉकेट्स फायर करेगा, वो भी 40 सेकंड्स में। पूरे एरिया जो वो न्यूट्रलाइज कर सकता है वो है 1200 मीटर इंटू 1200 मीटर। तो बेसिकली 1.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्मर्च लॉन्ग क्रूइज मिसाइल जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है 48 रॉकेट्स फायर होगा 40 सेकंड्स में। फिर है पिनाका, ये हमारा डीआरडीओ ने इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप किया था, तो मेड इन इंडिया रॉकेट सिस्टम है। इसका रेंज है 38 किलोमीटर। ये 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट्स फायर करते हैं। इसकी जो न्यूट्रलाइजिंग एरिया है 1000 मीटर इंटू 800 मीटर, तो मतलब करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिनाका का एक अपग्रेडेड वर्जन है of the Pinaka ammunition systems were already in production line and could fire up to a range of 75 km with superior precision। देखिए पिनाका का एक एडवांस्ड वर्जन भी आ रहा है जिसका रेंज होगा 75 किलोमीटर और इसके प्रिसिशन भी काफी अच्छा है, ठीक है। बोथ पिनाका एंड स्मर्च हैव 12 रॉकेट्स इन ईच लॉन्चर इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज। The range are enhanced significantly with further augments the deep strike capability of the weapon system। देखिए दोस्तों ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए इंडिया के पास कौन कौन सा मिसाइल्स है, उसका रेंज क्या क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। करंटली आर्मी के पास 5 ग्राड रॉकेट सेगमेंट्स है, 3 स्मर्च रेजिमेंट्स है, 4 पिनाका रेजिमेंट्स है, तो सफिशियंट है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। अनदर 6 पिनाका रेजिमेंट्स भी प्रोसेस में, वो भी प्रोक्योर होगा। तवांग के बारे में, विच इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड वाज द लार्ज टारगेट ऑफ चाइना ड्यूरिंग द 1962 वार इज 35 किलोमीटर फ्रॉम द एलएसी इन द बुमला एक्सिस। देखिए दोस्तों एलएसी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। 1962 वार में चाइना ने कोशिश किया था इसको एनेक्स करने के लिए। ये मैप देख लीजिए आप, इसमें आपको इधर दिख रहा है तवांग, देखिए अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न साइड में भूटान के साथ अपना क्या बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड ऊपर चाइना है, तिब्बत चाइना बेसिकली। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 डिफेंस में आपको ये न्यूज काम आएगा, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी में। अगला न्यूज है अमूर फाल्कन्स बिगिन टू अराइव इन मणिपुर। देखिए ये बर्ड अमूर फाल्कन, इसे लोकली अख्वाई पुइना भी बोलते हैं। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, बेसिकली बिलोंग करता है साउथ ईस्ट एशिया में से एंड नॉर्थ ईस्ट चाइना में से। पर ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, मैंने आपको बता दिया, ये पूरे साल ट्रैवल करते हैं, मतलब एक एक टाइम पर एक एक जगह में जाता है, एक एक कंट्रीज में जाता है। तो अक्टूबर नवंबर महीनों में ये नागालैंड, मणिपुर और भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखता है। तो रिसेंटली मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ये साइट हो गया, इसलिए न्यूज में आया, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, नवंबर के बाद, मतलब मणिपुर नागालैंड जैसे इलाकों में अपना खाना वगैरह खाने के बाद ये फिर चला जाता है, कहाँ के लिए, अफ्रीका के लिए। इनकी विंटर टाइम पूरा ये अफ्रीका में बिताता है। तो ये नाम ध्यान दीजिएगा, अमूर फाल्कन, साइंटिफिक नेम है फाल्कन अमूरेंसिस एंड लोकली इसे अख्वाई पुइना भी बोलते हैं, राइट। और एक न्यूज निकल के आ रहा है दोस्तों सांगाई डियर के बारे में। सांगाई डियर का पॉपुलेशन जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब लेस देन 300 सांगाई डियर बचा हुआ करके एक न्यूज आया था, आज के द हिंदू में है। बेसिकली जो सांगाई डियर है मणिपुर का जो केबुल लमझाऊ नेशनल पार्क है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, इधर दिखता है। इन्हें कभी कभी डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, जब ये फ्लोटिंग बायोमास के ऊपर चलता है ना दोस्तों, बेसिकली केबुल लमझाऊ नेशनल पार्क जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जब इसके ऊपर से चलता है ये बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा हिलता है, तो ऐसा लगता है ये डांस करता है, इसलिए इन्हें डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर भी बोलता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, एंड केबुल लमझाऊ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, ये बात आपको पता है। और ये जो फ्लोटिंग मास है ना दोस्तों केबुल लमझाऊ नेशनल पार्क में, इस तरह की फ्लोटिंग मास है, इसे लोकल लैंग्वेज में फुमडी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगा।
अगला न्यूज है 43 कंट्रीज कॉल ऑन चाइना एट यूएन टू रेस्पेक्ट उइगुर राइट्स। देखिए दोस्तों, चाइना में जिंजियान प्रोविंस में जो उइगुर कम्युनिटी है उसके बारे में काफी न्यूज आया था पिछले कुछ सालों से। बेसिकली ये उइगुर मुस्लिम्स रिलेट करते हैं सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया से। उधर का एक मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप है, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है टर्किश से सिमिलर है एंड सी दमसेल्व्स आर कल्चरली एंड एथनिकली क्लोज टू सेंट्रल एशियन नेशंस। पर क्या है ना दोस्तों, चाइना के जिंजियन प्रोविंस में इनका कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। अब चाइना का जो 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी में उइगुर्स आता है, पर चाइना रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी ओनली एज अ रीजनल माइनॉरिटी। चाइना अपना नहीं मानता है, ये एक रीजनल माइनॉरिटी मानता है। एंड काफी सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस का रिपोर्ट्स आया था उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट चाइना में से। तो काफी सारे कंट्रीज ने इंटरनेशनल फोरम में ये बोला भी था, पर चाइना हमेशा इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ उइगुर एथनिक कम्युनिटी लिव्स इन जिंजियान रीजन ऑफ चाइना। सबसे ज्यादा उइगुर कम्युनिटी आपको जिंजियान रीजन में मिलेगा, तो चाइना के वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी है, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जिंजियान के बारे में, इट इज ए ऑटोनोमस रीजन विद इन चाइना एंड लार्जेस्ट रीजन है। इसमें मिनरल्स है एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद 8 कंट्रीज। कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली दोस्तों अब ये न्यूज में क्यों आया है? 43 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें यह बोला गया उइगुर मुस्लिम्स का फुल रेस्पेक्ट इंश्योर करना है फॉर द रूल ऑफ लॉ। इन 43 कंट्रीज में कई सारे यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज हैं और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स तो है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में क्या चल रहा है आप सबको मालूम है। तो इन्होंने बोला ये जो जिंजियान प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहा है ये रोकना है, ठीक है। देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन मतलब उधर होता क्या क्या है? टॉर्चर होता है, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन होता है, फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस होता है, ठीक है। किसी को भी कभी भी मार देते हैं, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करते हैं मेल्स का, ठीक है, टॉर्चर करते हैं। तो इस तरह की चीजें चलता है, काफी रिपोर्ट्स आया था। आप देखिए फ्रांस ने जो डिक्लेरेशन पढ़ा उसमें एक मेजर पॉइंट ये बोला, वी कॉल ऑन चाइना टू अलाउ इमीडिएट मीनिंगफुल एंड अनफेटेड एक्सेस टू जिंजियान फॉर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स। चाइना को इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को अलाउ करना चाहिए, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हर ऑफिस है। इस ऑफिस के स्टाफ को परमिशन देना चाहिए उधर जाके चीजें क्या है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है ये देखने के लिए, ठीक है। पर चाइना ने क्या बोला? ऑब्वियस ही बात है, चाइना ने इसे रिजेक्ट किया। चाइना ने बोला दिस इज ए प्लॉट टू हर्ट चाइना। Xinjiang enjoys development and people are emancipating themselves every day and are proud of the progress made. उन्होंने बोला उधर सब चंगासी है, सिंजिया में जो लोग हैं उइगुर लोग हैं दे आर प्राउड एंड उनकी प्रोग्रेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड चाइना ने यह भी बोला कि इट वॉज विलिंग टू होस्ट ए फ्रेंडली विजिट। अगर कोई फ्रेंडली विजिट करना चाहता है यू आर मोस्ट वेलकम, पर अगर आप कोई इंक्वायरी लेके आओगे जैसे यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का, वो हम अलो नहीं करेंगे। और उन्होंने वाशिंगटन को एक्यूज भी किया। बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि आप ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के बोलने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके कंट्री के अंदर एथनिक क्लींसिंग हुआ है नेटिव अमेरिकन्स का। कई बार हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एथनिक क्लींसिंग हुआ है, और आप बोल रहे हो इधर उइगुर कम्युनिटी के अगेंस्ट सम वायलेशन कर रहे हैं। एंड फ्रांस को भी बोला उधर भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है इन फॉर्मर कॉलोनीज। फ्रांस का भी कई सारे कॉलोनीज था ना दुनिया भर में, अभी भी है फ्रांस की टेरिटरीज वगैरह। तो फ्रांस ने भी कई सारे क्राइम्स किया है, तो आप सब ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में बात मत कीजिए, ये बोला है चाइना ने। तो कुल मिला के दोस्तों चाइना ने मना किया है, पर 43 कंट्रीज इस बार इकट्ठा होकर डिक्लेरेशन साइन किया है कि उइगुर मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये न्यूज काम आएगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आप रिलेट कर सकते हो पेपर 5 जनरल स्टडीज 4 से, एथिक्स में कर सकते हो, एक नहीं पेपर 4 में कर सकते हो। अगला न्यूज है बारबाडोस इलेक्ट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं बारबाडोस कहां पे है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी में वन ऑफ द कैरिबियन आइलैंड है बारबाडोस। ये पहला एक ब्रिटिश कॉलोनी था। ऑब्वियस ही बात है, तो क्वीन एलिजाबेथ वाज द हेड ऑफ द स्टेट। देखिए हमारी दुनिया में कई सारे कंट्रीज हैं अभी भी जिनके हेड ऑफ द स्टेट नाम के लिए क्वीन एलिजाबेथ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बारबाडोस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए बारबाडोस अब रिपब्लिक बनने वाला है, तो क्वीन एलिजाबेथ को रिमूव किया गया एज अ हेड ऑफ द स्टेट एंड उधर इलेक्शंस हुआ एंड डेम सांड्रा मेसन 72 ईयर्स की है, शी विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, ठीक है। ये पहले गवर्नर जनरल थी 2018 से। गवर्नमेंट रिपब्लिक बनने का प्लान जो है ये लास्ट ईयर किया था
एंड इनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जब 1998 में हुआ था, इसमें पूरी कॉलोनियल पास्ट को लीव बिहाइंड करने का प्लान भी बनाया था। ठीक है, और क्या है बारबाडोस के बारे में, करीब पॉपुलेशन है 2,85,000 का, एंड बारबाडोस इज वन ऑफ द मोर पॉपुलस एंड प्रॉस्परस कैरिबियन आइलैंड्स। ये हेवीली डिपेंडेंट है शुगर एक्सपोर्ट्स में, तो बेसिकली शुगर प्रोडक्शन बहुत होता है, शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये बहुत ही हेवीली डिपेंडेंट है। एंड ये पहला ब्रिटिश कॉलोनी नहीं होगा इन कैरिबियन सी में जो रिपब्लिक बनने वाला है। इससे पहले गयाना बना था, कब बना था 1970 में, एंड ट्रिनिडाड एंड टोबागो फॉलोड सूट इन 1976 एंड डोमिनिका इन 1978। ट्रिनिडाड एंड टोबागो के बारे में आपको मालूम है ना दोस्तों, बेसिकली मुझे लगता है हमारी जो क्रिकेटर है क्रिस गेल, वो ट्रिनिडाड एंड टोबागो से रिलेट करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इन विच कंट्रीज इज क्वीन एलिजाबेथ II इज द हेड ऑफ स्टेट। क्वीन इज द हेड ऑफ 16 कंट्रीज दैट आर ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ रियम इंक्लूडिंग द यूके। यूके तो है आपको पता है, पर देखिए एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये केवल नाम के लिए है। ठीक है, नाम के लिए ये हेड ऑफ द स्टेट है, कोई पावर्स नहीं है जैसे यूके में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और कई सारे आइलैंड नेशन है कैरिबियन ओशन में, कैरिबियन सी में एंड इंडियन ओशन में। एंड जो आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ, आइलैंड नेशंस की बात, एंटीगुआ एंड बरबुडा, बारबाडोस तो अभी निकल गया, बहामास, बेलीजे, ग्रेनाडा, जमैका, पपुआ न्यू गिनिया, सेंट लूसिया, सोलोमन आइलैंड्स, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स। तो ये सब आइलैंड कंट्रीज में भी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन एलिजाबेथ II है। ठीक है, एंड कई सारे ओवरसीज टेरिटरीज है, जैसे फ्रांस का कई सारे ओवरसीज टेरिटरी आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगा, इवन यूनाइटेड किंगडम का एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी हमारा मालदीव्स के नीचे, इस तरह की कई सारे टेरिटरीज में भी ये हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, अब कौन कौन सा ओवरसीज टेरिटरीज है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बर्मुडा, कुक आइलैंड, जिब्राल्टर, फॉकलैंड आइलैंड्स, टक्स एंड काइकोस, तो ये सब ओवरसीज टेरिटरीज है, कुछ कंट्रीज है जिनका भी हेड ऑफ द स्टेट जो है क्वीन एलिजाबेथ II है। सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको ये न्यूज काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज, यूएस विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब की तरफ से एक खतरनाक स्टेटमेंट आया है कि दे विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। अगर ताइवान के अगेंस्ट चाइना अटैक करेगा तो ताइवान को डिफेंड करने के लिए यूएसए आगे निकल के आएगा। देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स वो कभी देते नहीं थे। हाँ ये बात अलग है, इनडायरेक्टली हमेशा ये बोलते थे ताइवान को यूएसए का सपोर्ट है, पर ये नहीं बोला है अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो हम ताइवान को डिफेंड करने के लिए आगे निकल के आएगा। वैसे वाशिंगटन की जो पॉलिसी है दोस्तों, वो ये कहता है इट विल हेल्प बिल्ड ताइवान डिफेंसेस बट डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस टू कम टू द आइलैंड्स हेल्प इन द इवेंट ऑफ वार। देखिए वाशिंगटन की पॉलिसी ये कहता है ताइवान की डिफेंस फोर्सेस को बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर सकता है, जैसे कि एम्यूनिशन सप्लाई करने में, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने में, वो सब होगा। पर डायरेक्टली कोई एक कंट्री ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो डायरेक्टली उधर आके आइलैंड नेशन का हेल्प करेगा, ये नहीं लिखा था वाशिंगटन पॉलिसी में। तो अब ये जो बिडेन साहब की जो स्टेटमेंट है ये काफी कंट्रोवर्शियल हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है ताइवान तो वेलकम किया बिडेन साहब के जो कमेंट्स को, एंड बीजिंग एज एक्सपेक्टेड वार्निंग भी दिया। उन्होंने ये बोला एक्ट एंड स्पीक कॉशियसली ऑन द ताइवान इशू। ताइवान इशू को लेके आप जब बात करते हो कॉशियसली बात करो। देखिए ऑलरेडी चाइना एंड यूएसए के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हमेशा इस तरह की वर्डी अटैक्स होता ही रहता है। और चाइना ने यह भी बोला आप हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को, फर्म विल को, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पर बिडेन साहब ने यह पहले भी बोला था कि एक यूएस मेड ए सीक्रेट कमिटमेंट टू डिफेंड नाटो अलाइज इन कनाडा एंड यूरोप। देखिए हमारी जितना नाटो अलाइज है, जैसे कनाडा है एंड यूरोप में जितने कंट्रीज है, उनके साथ हमारा एक सीक्रेट कमिटमेंट है, एंड इट्स द सेम विथ जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ये उन्होंने पहले भी बोला था। मतलब नाटो अलाइज के साथ हमारी जो सीक्रेट कमिटमेंट है ऑलरेडी जो नॉन नाटो कंट्रीज है जैसे जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान के साथ भी है। तो मतलब ताइवान को सपोर्ट उन्होंने पहले भी बोला है। एंड व्हाइट हाउस subsequently told reporters on both occasions that US policy on Taiwan has not changed। देखिए व्हाइट हाउस ने ये बोला है क्लियरली कि हमारी जो ताइवान पॉलिसी है वो चेंज नहीं हुआ है, पर बिडेन साहब ने अब इस तरह की स्टेटमेंट दिया है। अब आगे आने वाले टाइम पे और भी कई सारे रिपोर्ट्स आएगा तब हमें क्लियरली पता चल जाएगा। पर यह बात तो तय है कि बीजिंग खुश नहीं है, ऑब्वियसली बात है खुश नहीं होगा, क्योंकि यूएसए जैसे एक सुपर पावर इस तरह की, या यूएसए के प्रेसिडेंट इस तरह की स्टेटमेंट देने से 100% प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है,
वैसे मिलिट्री प्रेशर हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट ईयर विद चाइना सेंडिंग वेव्स ऑफ फाइटर जेट्स एंड न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स इनटू ताइवान एयर डिफेंस जोन। ये न्यूज़ हमने कवर किया था दोस्तों। काफ़ी दिनों से चाइना एंड ताइवान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना ने कुछ फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स वगैरह भेजा था ताइवान का एयर डिफेंस जोन में, ठीक है, और ताइवान ने भी कुछ जेट्स को स्क्रैम्बल किया था। तो इस तरह की न्यूज़ है, आया ही था, इसलिए यूएसए ने शायद इस तरह की स्टेटमेंट दिया होगा आपको, चाइना को थोड़ा सा एक धमकी टाइप का, एक चैलेंज टाइप का देने के लिए, ठीक है। सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।